अच्छा, आवाज़ और स्क्रीन सही है ना? देखो, इस सवाल में करना ये है कि लिखा हुआ है फातिमा इज़ अ सोल ट्रेडर, शी प्रिपेयर्स हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द एंड ऑफ मार्च each year. At 31st March 2022, Fatma's ledger account balances included the following: revenue, sales return, purchases, rent and rates, wages, general expenses, insurance, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेंट्री एट 1 April 2021, fixtures and equipment at cost, fixtures and equipment provision for depreciation, trade receivables, trade payables, provisions for doubtful debts, cash drawings or capital at 1 April 2021. फिर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। इन्वेंट्री एट 31 March 2022 वॉज 3120, यानी कि हमें क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है फातिमा टुक गुड्स फॉर हर ओन यूज फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2022। दीज गुड्स कॉस्ट $1300। फातिमा ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए $1300 के गुड्स घर ले गई वो, और ये इसके अपने इस्तेमाल के गुड्स थे। देयरफॉर हमारी जो डबल एंट्री होगी वो होगी कि हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 1300 से, और परचेजेस को क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे 1300 से, बिकॉज उन्होंने अपने घर के इस्तेमाल के लिए ये गुड्स जो है ना वो यूज़ करें या घर ले गई है ये फातिमा। उसके बाद लिखा हुआ रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट इज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिक्सचर्स और इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन होगी वो 20% होगी और चार्ज होगी यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर मैं सवाल में फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट देखता हूँ वो 80,000 है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, जो कॉस्ट दी हुई है वो 80,000 दी हुई है, और उसकी जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दी हुई है, उसकी जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ऑलरेडी उसकी जो डिप्रिसिएशन पिछले सालों में लगी है उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 39040। ठीक है, 39040 दी हुई है। तो ये चीज़ है आपके पास 39040, यानी कि आपके पास जो नेट बुक वैल्यू है, आपकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 40960 है इस साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले। अच्छा, जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन का रेट इस नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होता है। तो हम इस नेट बुक वैल्यू का 20% एज अ डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि 8192 की डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। डबल एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8192, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 8192 से। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 8192 से। ये दूसरी एंट्री भी समझ में आ गई। उसके बाद फोर्थ में लिखा हुआ है एक्रूड वेजेस एट 31 March 2022 वर 800। एक्रूड वेजेस का मतलब ये होता है कि ये वो वेजेस हैं जो ऊपर एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड नहीं है और होनी चाहिए। एक्रूड का मतलब ये है कि ये मैंने अभी पे नहीं करी है, बहरहाल था इसी साल का खर्चा। तो वेजेस का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाना चाहिए 800 से, और एक्रूअल्स का अकाउंट जो है ना, या एक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट जो है, एक्रूड एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है ना वो क्रेडिट हो जाना चाहिए 800 से। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है रेंट इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ 1500 फॉर द 3 months फ्रॉम 1 March 2022 टू 31 May 2022। बोलता है कि ऊपर जो रेंट वाला अमाउंट है, ऊपर जो रेंट का अमाउंट दिया हुआ है, रेंट का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 9000 रेंटेड रेट्स का, इसमें 1500 रुपये रेंट के शामिल हैं, इसमें 1500 रुपये रेंट के शामिल हैं, और ये जो 1500 रुपये रेंट वाले शामिल हैं ये 3 महीनों के हैं, और वो 3 महीने हैं मार्च, अप्रैल और मई। तो अगर मैं देखूँ कि पर मंथ अमाउंट कितनी है,
अगर मैं देखूं कि पर मंथ अमाउंट कितनी है, तो टोटल अमाउंट 3 महीनों की 1500 है। टोटल अमाउंट 3 महीनों की जो है ना वो 1500 दी हुई है। और 3 महीनों की अगर अमाउंट 1500 दी हुई है तो 1 महीने की अमाउंट कितनी हुई? 1 महीने की अमाउंट होगी 500। अब मार्च का जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट मार्च के महीने का है वो तो एक्सपेंसेस में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो मार्च का एक्सपेंस है। लेकिन जो बाकी दो मई और अप्रैल और मई वाला अमाउंट है, अप्रैल और मई वाला अमाउंट है, वो एक्सपेंसेस में नहीं आना चाहिए। इसने तीनों महीने के अमाउंट को एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है। इसने तीनों महीनों की वैल्यूज को एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों की वैल्यू को एक्सपेंसेस में शामिल होना चाहिए। इसने तीनों महीनों की वैल्यू को एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों की वैल्यू को एक्सपेंसेस में शामिल होना चाहिए। तो अगर इसने तीनों महीनों की वैल्यू को एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है, और अगर इसको 2 महीनों की वैल्यू को एक्सपेंसेस में, 1 महीने की वैल्यू को एक्सपेंस में शामिल करना था, बाकी 2 महीनों को नहीं करना था, तो अब मुझे एक्सपेंसेस से ये अमाउंट रिमूव करना पड़ेगा और ये प्री पेमेंट में लेकर जाएंगे हम, क्योंकि ये प्री पेमेंट है। तो प्री पेमेंट कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 2। और जो रेंट है ना वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। रेंट का अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम रेंट के अकाउंट में से अप्रैल एंड मई का जो रेंट है वो हटा रहे हैं। अप्रैल और मई के जो रेंट का अमाउंट है वो हटा रहे हैं, और उसको हम प्री पेड में डाल रहे हैं, बिकॉज ये मेरा प्री पेड है। ये मेरे अगले साल का खर्चा है, ये मेरे अगले साल का एक्सपेंस है जो मैंने अभी से पे कर दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है एन इररिकवरेबल ट्रेड रिसीवेबल ऑफ $200 इज टू बी रिटन ऑफ। यानी कि ये बेड डेट राइट ऑफ है। बेड डेट राइट ऑफ की डबल एंट्री पास होती है बेड डेट एक्सपेंस डेबिट। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट हो जाता है 200 से, और रिसीवेबल्स जो है ना वो क्रेडिट हो जाता है 200 से। बिल्कुल हाँ अदनान, ये हमारा सोल ट्रेडर्स का क्वेश्चन है। बेड डेट डेबिट हो जाता है, रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाता है। और फाइनली फाइनली आखिरी जो चीज लिखी हुई है, आखिरी चीज लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी सेट एट 3% ऑफ रिसीवेबल। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होगा ना वो रिसीवेबल्स का 3% होगा। ठीक है अदनान, तो कोई बात नहीं है, ये मैं पूरा करवा ही देता हूँ अब ताकि रिवाइज हो जाए आपका। अब देखो यहाँ पर आपके पास रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 6400 के। जो आपके पास रिसीवेबल्स अवेलेबल है ना, जो आपको रिसीवेबल्स दिए हुए हैं वो 6400 दिए हुए हैं। जो आपको रिसीवेबल्स दिए हुए हैं वो 6400 दिए हुए हैं। इसमें से आप लेस कर दोगे जो आपने अभी बेड डेट्स रिकॉर्ड करे। इसमें से आप लेस कर दोगे जो अभी आपने बेड डेट्स रिकॉर्ड करे। आपने इसमें से 200 रुपए के बेड डेट्स माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट 6200 का बच जाएगा, इसके बाद जो 6200 का अमाउंट बच जाएगा, इस पर प्रोविजन कैलकुलेट होगी। तो जो प्रोविजन का बैलेंस आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो प्रोविजन का बैलेंस आएगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस आएगा वो 6200 का 3% होगा। 6200 का 3% कितना बनता है? 6200 का 3% बनता है 186। ये आपकी क्लोजिंग प्रोविजन की वैल्यू है, ये आपकी क्लोजिंग प्रोविजन की वैल्यू है। यानी कि साल के आखिर में ये रिसीवेबल से, इसमें से ये बेड डेट हो गया, ये बच गया, और इसका 3% जो है वो मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना है? अगर आप सवाल देखोगे ना तो सवाल से आपको ओपनिंग बैलेंस भी मिल जाएगा। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 156। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 156। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन जो है ना वो 30 से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन जो है ना वो 30 से इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रही होती है, अगर क्लोजिंग ज्यादा होता है और ओपनिंग कम होता है, तो इंक्रीज कहाँ जाता है? एक्सपेंस में। इंक्रीज कहाँ जाता है? एक्सपेंस में। करेक्ट। यहां तक क्लियर है अदनान? जो तुम्हारे पास प्रोविजन में इंक्रीज आता है ना, हमेशा याद रखो कि वो एक्सपेंसेस में जाता है। अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रही होती तो क्या होता? अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रही होती तो ये चीज इनकम में जाती। तो आपके पास यहाँ पर प्रोविजन इंक्रीज हो रही थी, इसलिए ये एक्सपेंसेस में गई। अब मैंने ये सारी जितनी भी यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो देख ली।
अब मैं फाइनली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ। सिंपल सा क्या बनेगा भाई, सेल्स आएगा। सेल्स की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 79,400। सेल्स रेवेन्यू में से लेस हो जाता है अगर कोई सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू माइनस हो जाएगी। सेल्स रिटर्न की वैल्यू जो है वो है 3970। नेट सेल्स हमारे पास आ जाएंगी 75,430। जब हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी उसमें से फिर हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, ओपनिंग स्टॉक सवाल में दिया हुआ है 3000 का। उसके बाद आपको परचेजेस दी हुई है। परचेजेस कितनी दी हुई है सवाल में, परचेजेस की वैल्यू दी हुई है 36,500। परचेजेस में से हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। परचेजेस में से हमें लेस करना पड़ेगा ड्राइंग्स का अमाउंट, या वो अमाउंट जो ओनर अपने घर पे लेकर गया है, जिसकी मुझे डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, जिसकी बुलेट नंबर 1 में, बुलेट नंबर 2 में बात बताई हुई थी कि 1300 रुपये के गुड्स जो है वो फातिमा अपने घर ले गई है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो ड्राइंग्स को हम इसमें से हटा देंगे, हमारे पास नेट परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी। ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें इन दोनों को ऐड कर कर, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को पहले तो ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड कर कर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 3120 दिया हुआ है। 3120 का क्लोजिंग स्टॉक जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी तो फाइनली हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 75,430 और 35080 को नेट ऑफ किया 40350। हाँ भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की इनकम है तो वो ऐड कर देंगे हम। इनकम देख लेते हैं, हमारे पास एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव जो है वो ऐड हो जाएगा 1095। डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड हो जाता है उसके बाद ये अमाउंट हमारे पास बन जाता है 41445। इसमें से लेस हो जाएंगे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले रेंट एंड रेट्स है। रेंट एंड रेट्स है, लेकिन रेंट एंड रेट्स यहाँ पर 9000 दिया हुआ। हमने 9000 में एक एडजस्टमेंट देखी थी कि ये 9000 जो है इसमें से 1000 रुपये अगले साल के हैं। यहाँ पर हमने एक वर्किंग करी थी बुलेट नंबर 5 को कंसिडर करते हुए कि इन 9000 रुपयों में 1000 रुपये अगली बार के शामिल हैं। तो हम वो अगली बार वाले 1000 रुपये इधर से हटा देंगे। अगली बार वाले 1000 रुपये यानी कि अगले साल का जो रेंट पे किया है वो इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, लिहाजा ये अमाउंट बच 8000 पर। इसके बाद हम अगर अगला एक्सपेंस देखते हैं तो वेजेस है। वेजेस 10,000 और 100 रुपये यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, वेजेस के बारे में क्या है भाई, वेजेस के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वेजेस के बारे में 4 में लिखा हुआ था, एक्रूड वेजेस एट 31 मार्च 2022 800। 800 रुपये की इस साल की वेजेस है, लेकिन अभी ऊपर एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है, वो हमें शामिल करनी होगी। तो वेजेस की जो अमाउंट दी हुई है 10,000 और 100, उसमें 800 रुपये फर्दर शामिल हो जाएंगे। तो भाई आपके पास ये बन जाएगा 10,000 और 100 प्लस 800, 10,000 और 100 प्लस 800 यानी कि 10,000 और 900 बन जाएगा। फिर आ जाएंगे आपके पास जनरल एक्सपेंसेस। फिर आ जाएंगे आपके पास जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट्स 1287 दी हुई है, 1287 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपके पास इंश्योरेंस दिया हुआ है, 1800 रुपये का इंश्योरेंस भी आपका एक एक्सपेंस होता है, 1800 रुपये इंश्योरेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक है, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स नॉन करंट एसेट्स हैं, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, रिसीवेबल्स करंट एसेट है, पेबल्स करंट लायबिलिटीज है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर हमने 30 का एक एक्सपेंस देखा था। प्रोविजन ओपनिंग 156 थी, क्लोजिंग 186 थी, 30 से इंक्रीज हो रही थी, तो ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा, यानी कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है 30। उसके बाद फिर आपके पास कैश ड्राइंग्स ड्राइंग्स होती हैं, कैपिटल एट द स्टार्ट दिया हुआ है। अच्छा, फिर आपके पास बेड डेट्स भी था। बेड डेट्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास दिया हुआ था, जो कि पॉइंट नंबर 6 में था, एन इररिकवरेबल ट्रेड रिसीवेबल ऑफ $200 इज टू बी रिटर्न ऑफ।
तो 200 रुपये ये एक और एक्सपेंस हो गया। फाइनली सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 22217। हाँ, डेप्रिसिएशन इसमें हम ऐड करना भूल गए। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस था जिसकी हमने कैलकुलेशन करी थी। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने निकाली थी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी थी भाई? ये 8192 मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन थी। तो 8192 की डेप्रिसिएशन भी आ गई। और अब हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। जब हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं 30409 आ जाते हैं और फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने जल्दी से ये एक बार गो थ्रू करवा दिया क्योंकि तुमने ये क्लास में पहले करा हुआ था। कोई मसला है तो मुझे बता दो। ये हमारा नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट तक अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। कोई डाउट नहीं है? सही है। अच्छा, बैलेंस शीट में दिखा दूं ज़रा। बैलेंस शीट अगर मैं दिखा दूं तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में हमारे पास जो है वो नॉन करंट एसेट्स आएंगे सारे। नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट में डायरेक्टली ही दिखा देता हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट बनानी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट बनानी ही नहीं थी। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट बनानी नहीं थी। हाँ, आपको फातिमा का कैपिटल का अकाउंट बनाना था। तो ज़रा मैं कैपिटल का अकाउंट किस तरह से कैपिटल का टी अकाउंट बनता है ये दिखा देता हूँ। कैपिटल का जो टी अकाउंट बनता है किस तरह से वो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप लोग कैपिटल का टी अकाउंट देखोगे तो कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है। आपके पास कैपिटल के अकाउंट में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा? ये यानी कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है ये कहाँ से आएगा? ये दिया हुआ था सवाल में। 1 अप्रैल 2021 का कैपिटल का बैलेंस आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ था 59,000, ये रहा। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है या क्रेडिट साइड पर आता है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू 11036 यहाँ पर ऐड हो रही है। 11036 जो हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो वाली वैल्यू है। अगर कोई ड्राइंग्स होती हैं यानी कि ओनर अपने घर ले जाते हैं कोई पैसे, तो वो डेबिट साइड पर कैपिटल अकाउंट में आ रही होती हैं। और इसमें दो ड्राइंग्स हैं। ये दो ड्राइंग्स क्या है? एक तो कैश ड्राइंग्स 8580 सवाल में ऑलरेडी दी हुई थी, और उसके बाद 1300 रुपए की वो ड्राइंग्स थी जो आपके पास पॉइंट नंबर 2 में मेंशन थी। तो 8580 और 1300 दोनों को ऐड किया 9880 और इवेंचुअली आपने अपना कैरेट डाउन निकाल लिया। ठीक है जी, इस सवाल में आई होप कि कोई ख़ास मसला नहीं होगा। एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल था जिसकी हमने प्रैक्टिस करी। इसमें कोई मसला है तो